बच्चों, आज फिर हम कक्षा 12 के छात्रों के लिए नागरिक शास्त्र विषय का अध्यापन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रथम पाठ। प्रथम पाठ के जैसा कि आप जानते हैं, इसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस पाठ के अंतर्गत हम आगे पढ़ रहे हैं कि किस तरह से देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ। आइए, अब तक हम मणिपुर और जूनागढ़ का विलय पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे हैदराबाद का विलय भारत में किस तरह से किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, हैदराबाद रियासत के उत्तर में मध्य प्रांत था, पश्चिम में महाराष्ट्र था और पूर्व और दक्षिण में मद्रास प्रांत फैला हुआ था। और हैदराबाद की जनसंख्या की 85% हिस्सा हिंदुओं का था, शेष में अन्य समुदाय के लोग रहते थे। हैदराबाद का नवाब अपने समय में समकालीन विश्व में संपन्न राजाओं में उसकी गिनती होती थी। जैसा कि हम जानते हैं, आज़ादी के प्राप्त होने पर हैदराबाद का नवाब स्वयं को भी आज़ाद रहने की इच्छा बनाई। इसीलिए वह न तो पाकिस्तान में विलय किया और न ही भारत में विलय पर दस्तखत किया। वह जूनागढ़ का हर्ष देख चुका था, इसलिए उसने एक मशहूर अंग्रेज वकील सर वाल्टर मार्कटान को अपना एजेंट नियुक्त किया। ब्रिटिश इतिहासकार अलेक्सवान तुंजेमाल ने अपनी पुस्तक इंडिया समर्स में इसका उल्लेख किया है। अलेक्सवान ने उल्लेख करते हुए लिखा है कि मांगटान ने नवाब को आयुध इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हिंदुस्तान से लड़ा जा सके। परिणाम यह हुआ कि नवाब ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपया अग्रिम दिए बमवर्षक विमान खरीदने के लिए। इतना ही नहीं, हैदराबाद के नवाब उस्मान अली खान ने एक अर्धसैनिक बल, जिसे मजलिस ए इत्तेहादी मुस्लिमीन नाम रखा, एक खड़ा किया, जिसे रजाकार भी कहा जाता। इनकी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास थी। क्योंकि हैदराबाद चारों तरफ से हिंदुस्तान के प्रांतों से घिरा हुआ था, इसलिए मांगटान ने योजना बनाई कि भारतीय प्रांतों को जीतकर अथवा खरीदकर किसी तरह से समुद्र तक रास्ता बनाया जा सके, जिससे आवश्यकता पड़ने पर समुद्री मार्ग से हैदराबाद की सहायता, सैनिक सहायता हैदराबाद को मिल सके। नवाब ने हैदराबाद को खरीदने का प्रयास भी किया था। इधर मांगटान ने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से मुलाकात की और उनकी पत्नी एडमिना से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उसने हैदराबाद की आज़ादी की बात रखी, किंतु वायसराय हैदराबाद को भारत में विलय के पक्षधर थे। उन्होंने समझाया कि भौगोलिक दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी हैदराबाद का भारत में विलय न्यायोचित है और उचित है। इसके लिए आप भी अपने तरफ से प्रयास करो। मांगटान ने वायसराय को आश्वस्त तो किया, किंतु वह अंततः नवाब की तरफ ही निष्ठावान बना रहा। आगे मांगटान ने चर्चिल और उनकी पार्टी, टोरी पार्टी के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की और हैदराबाद की आज़ादी की बात रखी, किंतु तब तक चर्चिल और उनकी पार्टी का अहमियत नहीं रह गया था। मांगटान ने जिन्ना से भी मुलाकात की और जिन्ना से सैनिक सहायता प्राप्त आश्वासन भी प्राप्त किया। इधर नवंबर 1947 को
हिंदुस्तान और नवाब के बीच एक संधि होता है जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट में हैदराबाद की स्थिति थी, अर्थात बाहरी प्रशासन हिंदुस्तान के पास रहेगा और आंतरिक प्रशासन नवाब के पास रहेगा। यह संधि 1 वर्ष के लिए की गई। हैदराबाद के नवाब को मांगटान ने सैनिक कार्रवाई करने के लिए उकसाया और प्रेरित किया और सहमत भी कर लिया। इधर राजनीतिक दृष्टि से हैदराबाद के ग्रामीण इलाकों में कम्युनिस्टों द्वारा और शहरी इलाकों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा परस्पर विद्रोही भावना करके आंदोलन चलाया गया। इस तरह से हैदराबाद में कम्युनिस्ट बनाम कांग्रेस बनाम नवाब की स्थिति बन गई। नवाब के संकेत पाकर के रजाकारों ने अर्थात उसने उनका मुस्लिम स्वयंसेवक बल ने जनता पर उत्पात और उन्माद फैलाना शुरू किया। इतना ही नहीं, हैदराबाद के मुसलमानों को रजाकारों ने उत्साहित भी किया विद्रोह करने के लिए या प्रताड़ित करने के लिए जनता को। तो बीदर और औरंगाबाद हिंदू बहुल इलाके की हिंदुओं में एक तरह से खलबली मच गई। क्योंकि शासन के मर्म पदों पर मुसलमान काबिज थे, इसलिए हिंदुओं की बात सुनी और मानी नहीं जा रही थी। रजाकार उनके खिलाफ काम कर ही रहे थे। इसलिए हिंदुओं ने हैदराबाद से पलायन करना ही उचित समझा और वे जो है मध्य प्रांत की तरफ और या मद्रास की तरफ पलायन करने शुरू किए। मध्य प्रांत के मुसलमान अवसर जान करके कि यह जो है अगर हिंदू वहां से हट जाएंगे तो मुसलमानों के लिए स्थान खाली रहेगा, तो उधर चला जाए। तो यह जान करके मुसलमान भी हैदराबाद की तरफ आने के लिए उन्मुख हुए। मद्रास का दीवान इस स्थिति को देख करके सरदार पटेल को पत्र लिखा और उसने संपूर्ण घटनाक्रम का, संपूर्ण स्थिति का अवगत कराया और निवेदन किया कि इस पर त्वरित सैनिक कार्रवाई की जाए या त्वरित कार्रवाई की जाए। सरदार पटेल ने हैदराबाद के नवाब को चेतावनी दी, किंतु नवाब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब हैदराबाद पर सैनिक कार्रवाई करने की योजना बनाई, इस योजना की भनक जिन्ना को लग गई। जैसे ही जिन्ना को सैनिक कार्रवाई करने की योजना लगी, जिन्ना ने हैदराबाद के नवाब से कहलाया कि नवाब अपनी लड़ाई खुद लड़े, पाकिस्तान इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकता। इधर 11 सितंबर 1948 को 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना का देहांत हो जाता है। ठीक 2 दिन के बाद अर्थात 13 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने हैदराबाद पर सैनिक कार्रवाई करने का आदेश दे दिया और उस सैनिक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 5 दिन के अंदर ही 17 सितंबर 1948 को रजाकारों की जो बल था उनकी कमर टूट गई और नवाब उस्मान अली खान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने हाथ जोड़ लिया। इस तरह से हैदराबाद का विलय भारत में हुआ। बाद में नवाब ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के इस कार्रवाई के खिलाफ अपील किया, किंतु बाद में वह संयुक्त राष्ट्र संघ से अपने अपील को वापस ले लिया। इस तरह से हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। आगे हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर किस तरह से भारत में विलय हुआ। आज इतना ही। आप लोग से अपेक्षा है कि आप लोग इस
व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य साधनों के माध्यम से अध्ययन करते रहें, जिससे आपकी पठन पाठन में जो कमी है वह कुछ भरपाई होती रहे।